हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिटी टीचिंग पॉइंट पर। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए तो आप लोगों के सामने मैं बात कर लूं कि आज आपके सामने जो आज की कक्षा तैयार है यह आपके पेपर 2 से रिलेटेड है। यह आपके पेपर 2 SST से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि आज की जो कक्षा है आपकी, ये आपके जितने भी आपके ऐतिहासिक युद्ध हैं, अर्थात कुछ वंशों की स्थापना है, इनसे रिलेटेड आपके सीटेट में हर वर्ष एक दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। आपके इतिहास से रिलेटेड है। तो आइए एक एक करके सभी एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करके समझने का कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग को अंत में जरूर समय दिया जाएगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट का, इसलिए धैर्य बनाकर आप लोग कक्षा को एंड तक देखें और इसे समझने का पूर्णतः प्रयास करें। आइए सबसे पहले पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। आगमन का मतलब होता है आना। तो हम लोग जान लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी कंपनी भारत में कब आई। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो याद रखिएगा ये 1498 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? तो याद रखिएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1498 में आई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका 1600 ईस्वी में आई। अगर इसके बाद हम बात कर लें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आपका 1602 ईस्वी में आई। अगर हम बात कर लें कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 1616 ईस्वी में आई। अगर हम बात कर लें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो याद रखिएगा, अगर मैं बात कर लूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 1664 ईस्वी में आई। अगर मैं बात कर लूं आपसे कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 1731 ईस्वी में आई। अब मैं आपको बता दूं इससे प्रश्न पूछा कैसे जाता है। आपसे डायरेक्ट वे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि यूरोपीय कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब आगमन हुआ। तो याद रखिएगा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1616 ईस्वी में आई। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि पुर्तगाली कंपनियों में से भारत में 1664 ईस्वी में कौन सी कंपनी आई, आपसे ऑप्शन में दे देगा अंग्रेजी डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो याद रखिएगा कि 1664 ईस्वी में आपका कौन आया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया। आपको इसी तरह पूछ लिया जाएगा कि 1771 ईस्वी में यूरोपीय कंपनी कौन सा भारत आया। तो याद रखिएगा इसमें से आपको ऑप्शन दे दे, तो याद रखिएगा कि 1731 में आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोपीय कंपनी था वो भारत में आया था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख किताबों के लेखक, ये आपसे पूछा जाता है एक नंबर में, हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले। तो याद रखिए विंग्स ऑफ फायर जो एक पुस्तक है, जो एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर बुक लिखी। अगर मैं बात कर लूं पद्मावत जो आपकी एक बुक है, उनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी थे जिन्होंने पद्मावत के लेखक हैं। अगर मैं बात कर दूं किताबुल हिंद के बारे में, तो किताबुल हिंद किसने लिखा? तो याद रखिएगा किताबुल हिंद अल बिरूनी ने लिखा था। किताबुल हिंद अल बिरूनी ने लिखा था। इसी जगह पे आपको बता दूं कि अल बिरूनी जो भारत आया था, ये भारत आने के बाद हमारे भारत की कौन सी बातों को इन्होंने ज्यादातर लिखने का प्रयास किया अपने बुक में। तो मैं आपको बता दूं अल बिरूनी जब भारत आया था, उन्होंने हमारे भारत के रीति रिवाज के बारे में भी अपने किताबुल हिंद में लिखा। अब इसके बाद मैं बता दूं ये हमारे यहाँ की एक चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। किताबुल हिंद में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। वो चीजें क्या थी कि हमारे यहाँ पर जो जल को संग्रह करने का, अर्थात तालाबों के बारे में, याद रखिएगा कि तालाबों के बारे में उन्होंने बहुत ही रिसर्च किया और भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाकर उन्होंने देखा और यहाँ पर जल को संग्रह कर उसका सही इस्तेमाल करने का और यहाँ पर तालाबें बनाने का जो लोगों में एक रिवाज रहा है, इनको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किताबुल हिंद में इसका पूरा चर्चा किया है। तो और बता दूं कि किताबुल हिंद के लेखक जो आपके अल बिरूनी है, ये कहां से आए थे? तो याद रखिएगा ये हमारे भारत जो आए थे उज्बेकिस्तान से। याद रखिएगा कि अल बिरूनी की जो थे हमारे कौन? किताबुल हिंद के लेखक, ये हमारे यहाँ जब भारत आया तो कहां से आया था? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान से आया। और उन्होंने किस बातों को अपनी बुक में लिखा? हमारे भारतीय रीति रिवाज, हमारे भारतीय कल्चर तथा हमारे भारत में तालाबों पर उन्होंने विशेष अपनी टिप्पणी की। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं
याद रखिएगा कि थामा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा थामा बुक के लेखक है महादेवी वर्मा जी। अगर मैं बात कर लूं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा चाणक्य हैं। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि गोदान के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिन्होंने गोदान बुक लिखी। अब आपके सामने मैं वो इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं जिससे कि आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं पद, और यहां पर देख रहे हैं शपथ, और यहां पे आप देख रहे होंगे त्याग पत्र। अब कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा पद, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब जो पद होती हैं, इन पद का शपथ कौन दिलाता है। जब इसका चुनाव हो जाता है, जब इसका इंतखाब हो जाता है, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, और वो अपना जब त्याग पत्र देता है, जब वो इस्तीफा देता है, तो किसे देता है। आइए इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति, जो आपका एक पद है, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखेगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखेगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मैं बात कर लूं इसी जगह पर कि इसको ये त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, तो याद रखिएगा वो उपराष्ट्रपति को देता है। अगर मैं इसी जगह पे बात कर लूं कि ये बताइए कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और इसी जगह पे आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को देता है। यहां पर आपको दो बातें जानने को मिली कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। अगर मैं बात कर लूं इसी जगह पर कि उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को देता है। अब इसके बाद मैं बात कर लूं प्रधानमंत्री की, बात कर लो हम लोग प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति दिलाता है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री त्याग पत्र भी अपना किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। अब इसी जगह पर एक और आपको मैं बातें बता दूं कि राष्ट्रपति को तो शपथ दिला दिया उच्च न्यायालय। अब बात कर लेते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति की। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा कि वो है आपके राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना शपथ पत्र वो किसको देते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। अब बात कर लेते हैं हम लोग राज्यपाल मुख्यमंत्री की। याद रखिए मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के गवर्नर, जिसे आप राज्यपाल बोलते हैं। याद रखिएगा राज्य के गवर्नर, जिसे आप राज्यपाल बोलते हैं। अगर मैं बात कर लूं कि मुख्यमंत्री अपना शपथ पत्र किसे देता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री दिलाता है। अब मैं आपके सामने वो इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं जो कि आपके इतिहास का बोला जाए तो जिस प्रकार आपका एक तरीके का जान, अर्थात पूरा इतिहास आपका जो लिपटा हुआ है, मैं प्राचीन इतिहास की बातें कर लूं और आपके सामने कुछ आधुनिक इतिहास से भी आपके सामने, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है आपके सामने, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं युद्ध अर्थात लड़ाई, और ईस्वी अर्थात कौन से सन में हुई और किसके बीच हुई, ये सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा का प्रथम युद्ध है। हरियाणा के प्रथम युद्ध की बात कर लें तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले कि 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुए युद्ध में कौन किसको हराया था, तो याद रखिएगा कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कब, हरियाणा का प्रथम युद्ध 1191 में। अगर मैं बात कर लूं कि हरियाणा का दूसरा युद्ध है, हरियाणा का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में हुआ था।
किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को इसमें हराया था। याद रखिएगा कि 1526 में हरियाणा का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। अगर हम बात कर लें हरियाणा का तीसरा युद्ध, तो इसमें याद रखिएगा कि तीसरा युद्ध इसका 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा अहमद शाह और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हराया था। याद रखिएगा। अगर मैं बात कर लूं कि राजस्थान का युद्ध, राजस्थान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगर मैं बात कर लूं इसी जगह पर राजस्थान के हल्दी घाटी युद्ध की बात कर लूं, तो हल्दी घाटी युद्ध आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि राजस्थान का हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में आपको 3-4 दे देगा। तो याद रखिएगा राजस्थान का हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अब मैं बात कर लूं घाघरा का युद्ध, ये कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। अगर मैं बात कर लूं बिहार बक्सर का युद्ध, बिहार बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा कि 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। याद रखिएगा। अगर मैं बात कर लूं यहीं पे कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और रिया के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने रिया को हराया था। अब इसके बाद मैं बात कर लूं कि दूसरा, बिहार का आपने प्रथम जाना, अब बिहार का दूसरा यानी दूसरा बिहार बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अगर अब मैं आपके सामने बातें कर लूं, कुछ इंपोर्टेंट आपके सामने मैं लाने का इसलिए सोचा कि हो सकता है कि आपको इससे भी पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाक का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा कि 1965 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले वहीं पर कि कारगिल युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा कि 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हुमायूं को हराया था। अगर मैं आपको बात कर लूं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और स्थापना कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप अगर ऊपर वाला याद रहेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कि 1526 में किसके किसके बीच? बाबर ने इब्राहिम को हराया था। तो 1526 में क्या हुआ? तो आपका गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। अब मैं बात कर लूं कि वांडी वासा युद्ध, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडी वासा युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा कि इंडियन कंपनी और फ्रेंच के बीच हुआ था। क्या हुआ था? तो आपका वांडी वासा युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, इंडियन कंपनी और फ्रेंच के बीच हुआ था। याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये सभी पॉइंट को तो आपने जाना, अब इस पॉइंट से प्रश्न बनेंगे कैसे? आइए हम लोग कुछ प्रश्न बनाकर और इसे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न बनेगा कैसे। आपसे डायरेक्ट भी में पूछा जा सकता है कि बताइए, एक ही प्रश्न को आपको बताता हूं कि घाघरा युद्ध कब हुआ? तो
तो पहला प्रश्न आप याद रखिएगा कि 1529 ईस्वी में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कि बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का युद्ध कब हुआ, तो 1727 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो आपको ऑप्शन में दे देगा बाबर और राणा सांगा के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अहमद शाह मराठों के बीच, या आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि बाबर ने राणा सांगा के बीच। तो याद रखिएगा कि 1527 ईस्वी में आपका राजस्थान का युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर और सांगा थे, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ये आपके इनसे रिलेटेड है। हर एक प्रश्न आपका 15, ये आपके 30 प्रश्न को कवर करेगा। ये आपके 30 प्रश्न को कवर करेगा और ये 30 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास के आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात कर लूं आपके सामने कुछ इनसे जो हमारे यूरोपीय कंपनी थी, इनसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो आपको बता दूं डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट फेज में कि बताइए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ, तो आप याद रखिएगा कि 1498 में। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि 1498 में कौन सी यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है ये चारों में से। आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लेगा कि बताइए कि 1498 में कौन सी यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ। आपको ऑप्शन में ये चारों दे दिया जाएगा और इसमें से याद रखिएगा कि 1498 में यूरोपीय कंपनी आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। अब आपको किताब से रिलेटेड एक दो प्रश्न बता देता हूं। आपसे डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है कि बताइए विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम है। या आपसे पूछ ले कि बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख रचना क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा ये 4। क्या आपसे पूछ लेगा, जैसे आपके मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछ ले कि बताइए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना क्या है, आपको ऑप्शन में ये 4 दे देगा। तो याद रखिएगा उसकी प्रमुख रचना है पद्मावत। ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अलबिरूनी। आपसे पूछा जा सकता है कि अलबिरूनी किस देश से हमारे देश भारत आए थे, तो याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान से अलबिरूनी हमारे भारत आए थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि अलबिरूनी भारत आकर हमारे भारत की विशेषकर किन चीजों पर उन्होंने अपना पूरा क्या बोलते हैं उसको टिप्पणी की, तो आप याद रखिएगा कि वो तालाबों से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तालाब की इस तरह की स्थिति को हमारे देश के लोग देख लें तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने हमारे देश की बहुत सारी विशेषताओं को अपने इस किताबुल हिंद में उन्होंने लिखने का कोशिश किया है। इससे आपको बता दूं इसमें आपके कितने पॉइंट हैं, तो बता दूं आपके 12 और इधर 3 15 आपके 30 प्रश्न को कवर ये कर रहा है और आपके 30 प्रश्न को कवर ये कर रहा है। गोया आज की क्लास आपके 60 प्रश्न को कवर करने का कार्य करेगा। मैं आपको बता दूं कि आपके सीटेट के लिए ये 60 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मूल्यवान है। वो इसलिए मैं बता दूं कि मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि अब जो भी कक्षाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब समय कम है और हमें काम करना है ऐसा जो कि हमें एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए फिर आप लोग एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।